हेलो बच्चों, वेलकम टू इनक्रेस। माय नेम इज चारू। तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं पीवाईक्यूज अपने प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर विच इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो इससे पहले हमने जितने पीवाईक्यूज करे हैं होपफुली आपने वो सारे डिस्कस करे होंगे, सॉल्व करने की कोशिश करी होगी खुद से ना। तो इस चैप्टर के आज स्टडी करेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे फोटोसिंथेसिस विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, नीट में कई क्वेश्चन इस चैप्टर से हर साल पूछे जाते हैं ना, काफी ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनते हैं इस चैप्टर से। तो आप देखते हैं किस तरीके की पीवाईक्यूज नीट हमसे पूछता है इस चैप्टर से, है ना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो देखो पहला क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना नीट 2024 का। देखो क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से क्या क्या चाहिए होता है फॉर द लाइट रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। उनमें से लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो लाइट रिएक्शन में इसने ऑप्शन क्या दे रखे हैं अपने को, CO2, ऑक्सीजन, H2O, क्लोरोफिल एंड लाइट। तो ये ऑप्शंस अपने को दे रखे हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन में आप याद करो, लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर CO2 की बात करें तो लाइट रिएक्शन में CO2 की नीड हमको नहीं होती। क्यों? CO2 का फिक्सेशन कब होता है, डार्क रिएक्शन में होता है ना। तो CO2 तो नहीं होगा लाइट रिएक्शन में। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन क्या है, बाय प्रोडक्ट है, तो ऑक्सीजन भी नहीं, ऑक्सीजन गैस भी लाइट रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं है। अगर बात करें H2O, क्लोरोफिल और लाइट, लाइट रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए, पानी चाहिए अपने को, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल। इट मींस क्या क्या चाहिए अपने को, CDE, पानी, क्लोरोफिल और लाइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट, CDE। बात समझ आई, बात समझ आई। देखो फॉर द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल आर रिक्वायर्ड। CO2 कब यूज होता है, CO2 इज यूज ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज डार्क रिएक्शन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट है किसका, लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। ठीक है, जो कब बनता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान बनता है। बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following products diffuses out of the chloroplast during photosynthesis। इनमें से कौन सा वो प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज आउट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी ऐसी चीज है जो क्लोरोप्लास्ट से बाहर रिलीज हो जाती है। तो भाई हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस में देखो ATP, NADPH और ADP, NADPH और ATP, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं। NADPH एक ऐसा इंटरमीडिएट है और ATP क्या है, एक एनर्जी करेंसी है जो बाकी के फर्दर ग्लूकोज बनाने में मदद करती है। और अगर हम बात करें O2, थर्ड ऑप्शन अपने पास रखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट से रिलीज हो जाती है। तो ऑक्सीजन गैस क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। इट मीन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। हाँ या ना, ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि बाकी की चीजें तो जरूरी है किस चीज के लिए, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। दे आर द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और बाकी अगर बात करें NADPH की, तो ये भी क्या है, एक इंटरमीडिएट है एनर्जी का ही, है ना। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन। इनमें से ऑक्सीजन जो है क्लोरोप्लास्ट से बाहर रिलीज हो जाता है, जबकि ATP और NADPH जो है इनका यूज होता है ताकि सिंथेसिस हो सके किस चीज का, फूड का। और अगर मोर एक्यूरेटली बात करें तो किसका फॉर्मेशन हो पाए, शुगर्स का, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो पाए। बात समझ आई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ देखो क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन फिगर। गिवन फिगर को ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ से साइकिल से आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो, याद आ रही होगी थोड़ी बहुत, है ना। इतनी याददाश्त तो होनी चाहिए, है ना। इतना च्यवनप्राश खाना चाहिए अपने को, च्यवनप्राश में तो बादाम तो खाने चाहिए। तो देखो यहाँ पर साइकिल ध्यान दो, कौन सी साइकिल दे रखी है, C3 साइकिल दे रखी है अपने को। कौन सी साइकिल है बच्चों, C3 साइकिल है। इसमें से अपने को आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट स्टेजेस जो यहाँ पर ब्लैंक है, A, B, C। देखो यहाँ पर इन्हीं को हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या हो रहा है। तो अगर बात करें C3 साइकिल में, तो C3 साइकिल में जो ये A वाला है, A वाला बॉक्स है, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अब ये जो RUBP है ये CO2 के साथ क्या करता है, CO2 का फिक्सेशन करता है ना। और इस स्टेप को क्या बोला जाता है, इस स्टेप को बोला जाता है कार्बोक्सिलेशन। क्या बोला जाता है इस स्टेप को, कार्बोक्सिलेशन बोला जाता है।
फिर अपना एटीपी और NADPH की मदद से, एटीपी और NADPH की मदद से क्या होता है, यहाँ पर जो अपना बी वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन, जिसकी मदद से अपने को क्या मिलता है, ट्रायोज फॉस्फेट विच इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, सुक्रोज, है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर जो सी वाला बॉक्स है यहाँ पर क्या होता है, कौन सा स्टेप होता है, रीजनरेशन। क्या होता है बच्चों, रीजनरेशन अपने को देखने को मिलता है। तो अपने पास अगर ए बी सी को आइडेंटिफाई करने को बोला है तो क्या हो जाएगा, A is carboxylation, B is reduction and C is regeneration. तो ऑप्शन देख लो यहाँ पर, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ऑप्शन नंबर C will be the correct answer. Clear? Is this clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए और C3 साइकिल को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये देखो, केल्विन साइकिल प्रोसीड्स इन 3 स्टेजेस। केल्विन साइकिल 3 स्टेजेस में होती है। पहले हमने क्या बोली, कार्बोक्सिलेशन, जिसमें क्या होता है, CO2 कंबाइन करता है RuBP के साथ कंबाइन करता है। दूसरा स्टेप है रिडक्शन, जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। कब बनता है, किसकी मदद से बनता है, यूजिंग ATP एंड NADPH। कितने ATP और कितने NADPH यूज होते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आगे चलेंगे तो उस पे भी क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ध्यान में रख के इसको C3 साइकिल को अपने को रिवाइज करना है। उसके बाद देखो फिर क्या है, रीजनरेशन, ठीक है। थर्ड क्या है, रीजनरेशन, जिसमें जो CO2 एक्सेप्टर है, CO2 को एक्सेप्ट करने वाला कौन था, RuBP, वो वापस से क्या होता है, फॉर्म होता है ना, ताकि साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहे। तो ये अपने 3 स्टेप होते हैं किसके, केल्विन साइकिल के। क्लियर? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। So the next question is NEET 2024 का ही क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in the Kelvin cycle? पूछ लिया, यही क्वेश्चन आ गया कि भाई कितने मॉलिक्यूल ATP के चाहिए और कितने मॉलिक्यूल NADPH के चाहिए, so that, ध्यान से सुनना, so that फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2, हर एक CO2 के लिए इसने पूछा है, ठीक है। अब कितने CO2 फिक्स होते हैं केल्विन साइकिल में, 6 CO2 फिक्सेशन होता है, 6 CO2 का फिक्सेशन होता है तभी जाके ग्लूकोज बनेगा अपने को अपने पास, तो 6 CO2 फिक्स होते हैं तब जाके ग्लूकोज बनता है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक CO2 के लिए, एक CO2 के फिक्सेशन के लिए कितने ATP चाहिए और कितने NADPH चाहिए, तो टोटल पूछा है। तो अगर बात करें, अगर हम ATP की अगर बात करें तो कितने ATP चाहिए, याद करो कितने ATP चाहिए, 2 molecules of ATP and 2 molecules of ATP and 3 molecules of NADPH are required for fixation of every CO2 molecule in a Kelvin cycle or C3 cycle। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ATP के, अच्छा 2 मॉलिक्यूल अपने ATP के लगते हैं और 3 मॉलिक्यूल किसके, NADPH के लगते हैं फॉर एवरी CO2 फिक्सेशन। बात समझ आई? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर क्या हो जाएगा, 2 molecules of ATP and 3 molecules of NADPH, ठीक है, क्लियर, 3 molecules of NADPH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनमें से किन किन चीजों की जरूरत है हमको फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मींस पहले क्या पूछा था, लाइट रिएक्शन, अब क्या पूछ रहा है, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में अपने को क्या लाइट की जरूरत है, हाँ या ना, डार्क रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं है ना, इट इज अ लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। डार्क रिएक्शन इज अ लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। क्या इसमें क्लोरोफिल की जरूरत है, क्या हमको क्लोरोफिल चाहिए डार्क रिएक्शन के लिए, तो भाई क्लोरोफिल भी हमको नहीं चाहिए होता, हमको क्या चाहिए होता है, जो भाई लाइट रिएक्शन ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो हमको दे दो। लाइट रिएक्शन ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं विच आर ATP NADPH, ये दे दो डार्क रिएक्शन को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। साथ ही साथ
CO2 का फिक्सेशन भी कहाँ पर शुरू होता है? इन द डार्क रिएक्शंस। इट मीन डार्क रिएक्शन के होने के लिए CO2 चाहिए, ATP और NADPH भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा अपना? C, D एंड E। C, D एंड E। क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, दोनों स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट वन इज इन C3 प्लांट्स सम O2 बाइंड्स टू रुबिस्को, हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। क्या बोल रहा है ये कि C3 प्लांट्स में कुछ O2 रुबिस्को के साथ बाइंड हो जाती है, इस वजह से CO2 फिक्सेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर रुबिस्को के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो ऑब्वियसली CO2 फिक्सेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। इन C4 प्लांट्स मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन while bundle sheath cells do not show photo respiration। अब क्या बोल रहे हैं कि C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल जो है वो बहुत ही कम फोटो रेस्पिरेशन शो करते हैं, जबकि इनमें जो बंडल शीथ सेल हैं वो फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करते हैं। भाई दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों भाई रॉन्ग क्यों है? बताओ जरा क्यों है रॉन्ग? क्योंकि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट टेक प्लेस, इसीलिए इनको बेहतर माना जाता है C3 प्लांट से, क्योंकि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस मानी गई है। फोटो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेस्टफुल प्रोसेस, है ना। तो C4 प्लांट्स इसीलिए बेहतर हैं क्योंकि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन जैसी होने वाली प्रोसेस नहीं होती है, लगभग ना के बराबर चांसेस हैं इसके होने के। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्लियर? आज समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो, हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 are required for the synthesis of one molecule of glucose during Kelvin cycle। कितने ATP चाहिए और कितने NADPH2 की जरूरत है किस चीज के लिए? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनने के लिए। कौन सी साइकिल में? केल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में। कितने ATP चाहिए और कितने NADPH2 चाहिए? तो भाई कितने CO2 का फिक्सेशन होता है यहाँ पर? 6 CO2 का फिक्सेशन होता है। 6 CO2 का फिक्सेशन होता है। एक CO2 के फिक्सेशन के लिए हमने ATP और NADPH डिस्कस करे थे, कितने चाहिए, उसी को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? ये देखो कितने ATP चाहिए थे एक ग्लूकोज के, एक CO2 के फिक्सेशन के लिए 3 ATP लग रहे हैं और 2 NADPH2, है ना। यही तो था, एक CO2 के फिक्सेशन के लिए 3 ATP लगते हैं, ठीक है, 3 ATP और 2 NADPH2। तो 3 को अब कितने यहाँ पर कितने CO2 फिक्स हो रहे हैं? 6 CO2। तो यहाँ पर हम 3 ATP को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है। कितने ATP आ गए अपने पास? 18 ATP। और NADPH2 कितने लग रहे हैं? 2 लग रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 12 NADPH2 are required for the formation of one glucose। इजी है क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। PS2 का एब्जॉर्प्शन सेंटर पूछा है डायरेक्टली। PS2 का एब्जॉर्प्शन सेंटर क्या है? 700, 660, 780 और 680। तो PS2 का एब्जॉर्प्शन सेंटर कितना है? एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इट इज 680 नैनोमीटर। PS1 का कितना है बच्चों? PS1 का कितना है? 700 नैनोमीटर, ठीक है। दो ही अपने फोटो सेंटर पढ़े हैं हमने, PS2 का 680 है, PS1 का 700 है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। So the which of the following combination is required for chemiosmosis? इनमें से
केमियोस्मोसिस होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, केमियोस्मोसिस होने के लिए क्या क्या चीज़ें अपने को नीडेड है। मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट, NADP सिंथेज। नेक्स्ट इज प्रोटोन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेज। प्रोटोन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, NADP सिंथेज। मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट, ATP सिंथेज। तो भाई देखो NADP सिंथेज तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ये दोनों ऑप्शन तो NADP सिंथेज तो ज़रूरी नहीं है ना, किसके लिए, इसके लिए केमियोस्मोसिस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट थोड़ी ना चाहिए होता है, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप चाहिए, अपने को चाहिए प्रोटोन ग्रेडियंट, और क्या चाहिए, ATP सिंथेज एंजाइम चाहिए। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। केमियोस्मोसिस होने के लिए हमको इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नीट 2023 का क्वेश्चन था बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ये देखो मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड। अब ये सब क्या है, दीज आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिनके बारे में हमने चैप्टर पढ़ते हुए डिस्कस किया है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। नाउ दीज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स गिव डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड ऑल्सो डिफरेंट कलर्स। ये सारी ही जो अपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये क्या अलग अलग कलर्स जो हैं वो शो करते हैं, ठीक है। तो अपने को याद रखना है, हमने ये पढ़ते हुए भी क्लास में भी डिस्कस किया है कि कौन सा पिगमेंट कौन सा कलर शो करता है। तो अगर बात करें क्लोरोफिल ए की, क्लोरोफिल ए की अगर बात करें तो ये कौन सा कलर शो करता है, दिस विल शो ब्लू ग्रीन कलर। अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी की, ठीक है, अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी की तो दिस विल शो ग्रीन येलो कलर। अगर हम बात करें ज़ेंथोफिल की, ठीक है, ज़ेंथोफिल की, तो ज़ेंथोफिल कौन सा कलर अपने को शो करता है, येलो कलर, ठीक है। अगर हम बात करें कैरोटीनॉइड की, तो कैरोटीनॉइड शोज येलो टू येलो ऑरेंज कलर, येलो टू येलो ऑरेंज कलर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रिक भी हमने समझी थी, देखो क्लोरोफिल ए जो है वो कैसा कलर शो कर रहा है, ब्लू ग्रीन। अब ग्रीन से ही शुरू हो जाओ अगला, क्लोरोफिल बी विल ऑलवेज शो ग्रीन, ग्रीन से ही आना है, ग्रीन येलो पर, ठीक है। अब यहाँ पर येलो पर खत्म हो रहा है तो ज़ेंथोफिल विल शो येलो कलर, ठीक है, एंड कैरोटीनॉइड विल शो येलो से येलो ऑरेंज कलर। तो ये हमने ट्रिक से समझा था, यहाँ पर आप मैचिंग कर सकते हो। ए का क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, ठीक है, ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो ए का है अपना 3, ठीक है, तो ये दोनों नहीं है। बी का है अपने पास ग्रीन येलो, यानी येलो ग्रीन, तो 2 ही हो जाएगा इसका, ठीक है। सी का है अपने पास 4 एंड डी का है अपने पास 1, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, क्लियर हुआ क्वेश्चन बच्चों। तो इसको याद कर कर ही जाना है अपने को एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये देखो क्लोरोफिल ए जो है ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर शो करता है क्रोमैटोग्राम में, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर, ठीक है। ज़ेंथोफिल जो है येलो एंड कैरोटीनॉइड अपीयर्स येलो टू येलो ऑरेंज इन द क्रोमैटोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 इज रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। रुबिस्को सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम मानी गई है पूरे वर्ल्ड में। एंड स्टेटमेंट 2 इज फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, है ना, 50 बार हमने ये पढ़ रखा है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच डज नॉट टेक प्लेस इन C4 प्लांट्स, ये भी मैंने अभी तुमको बताया। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। तो रुबिस्को यानी कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में। क्यों, क्योंकि ये जो है फर्स्ट मेजर स्टेप कार्बन फिक्सेशन का पहला मेजर स्टेप,
इसी एंजाइम की मदद से हो पाता है, जिसकी मदद से जो एटमॉस्फेरिक सॉरी तो इसी रुबिस्को की वजह से जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो कन्वर्ट होती है बाय प्लांट्स इनटू अ मॉलिक्यूल विच इज ग्लूकोज, है ना। अगर बात करें स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट 2 जो है वो भी ठीक है। तो C4 प्लांट्स में रुबिस्को एंजाइम जो है इट इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द ऑक्सीजन इन द लीफ एयर स्पेसेस बाय कंसंट्रेटिंग इट इन बंडल शीथ सेल। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से इट रिड्यूसेस इज ऑक्सीजनेस एक्टिविटी, है ना, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन का रेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड इसी वजह से इन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है। सो अंडर सर्टेन कंडीशन जैसे कि एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन, हाई टेम्परेचर, फोटो रेस्पिरेशन हो सकती है C4 प्लांट्स में, बट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमल है, बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, मानी गई हैं, करेक्ट मानी गई हैं। बात समझ आई। दूसरा क्वेश्चन देखें, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहली है ग्रेना लेमेले हैव बोथ PS1 एंड PS2। ग्रेना लेमेले में दोनों ही PS1 भी है और PS2 भी है। अच्छा, दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 भी होता है और PS2 भी होता है। तीसरी स्टेटमेंट पर आते हैं, बोथ ATP and NADPH plus H plus are synthesized during non-cyclic photophosphorilation। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ATP भी बनता है और NADPH प्लस भी बनता है, ठीक है। और चौथी स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रोमा लेमेले लैक PS2 एंड NADP रिडक्टेज। जो स्ट्रोमा लेमेले है उसमें PS2 भी नहीं होता और NADP रिडक्टेज भी नहीं होता। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दो बच्चों, क्या होगी। तो बिल्कुल पढ़ते ही बिल्कुल आ जाना चाहिए, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, क्या उनके अंदर दोनों फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, क्या उसके अंदर दोनों फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, नहीं, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। एक बार एक्सप्लेनेशन देखो, आ जाओ एक्सप्लेनेशन देखो। देखो ऑप्शन नंबर 1 की अगर बात करें तो ग्रेना लेमेले यानी कि द स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड विच आर एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन जो थैलेकॉइड एम्बेडेड है उनको क्या बोला गया, ग्रेना लेमेले, ठीक है। इनके अंदर दोनों ही फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अगर बात करें सी स्टेटमेंट की, ये भी बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP भी बनता है और NADPH भी बनता है। फिर बात करें लास्ट स्टेटमेंट की विच वॉज स्ट्रोमा लेमेले, ठीक है। तो स्ट्रोमा लेमेले के अंदर PS2 नहीं होता और NADP रिडक्टेज भी नहीं पाया जाता। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओनली ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ PS1 पाया जाता है, PS2 इज एब्सेंट। क्लियर। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, देखो, which one CO2 molecule is fixed as, अच्छा सॉरी, when one CO2 molecule is fixed as one molecule of triose phosphate, which of the following photochemically made high energy chemical intermediates are used in the reduction phase। देखो क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, बात समझो। क्वेश्चन क्या है कि जब एक CO2 मॉलिक्यूल का फिक्सेशन होता है, ठीक है, क्या बनने के लिए, ट्रायोज फॉस्फेट जब बनता है उसके लिए जब एक मॉलिक्यूल का फिक्सेशन होता है, ठीक है, when one CO2 molecule is fixed as one molecule of triose phosphate, इनमें से which of the following photochemically made, इनमें से क्या चीजें अपने को मिलती हैं, और high energy chemical intermediates are used in the reduction phase। तो इनमें से क्या चीजें यूज होती हैं, कौन से फेज में, रिडक्शन फेज में। मीन्स इसने क्या बोल रहा है, अब हमने पढ़ा है जो केल्विन साइकिल है उसके 3 फेज होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और तीसरा क्या है अपना रीजनरेशन। तो ये क्या बोल रहा है, रिडक्शन फेज के दौरान क्या
जब CO2 मॉलिक्यूल का फिक्सेशन होता है तो रिडक्शन फेज के बाद अपना ट्रायोस फॉस्फेट बनता है ना, हाँ है ना। तो उस रिडक्शन फेज में जो ये इंटरमीडिएट्स हैं ATP और NADPH कितने यूज होते हैं वो हमसे पूछ रहा है। रिडक्शन फेज में कितने ATP यूज होते हैं और कितने NADPH यूज होते हैं। तो बच्चों रिडक्शन फेज की अगर बात करें, पूरी साइकिल की वो नहीं पूछ रहा, ओनली इन द विद मतलब कौन सी इंटरमीडिएट, कितने इंटरमीडिएट यूज हो रहे हैं इन रिडक्शन फेज। तो बच्चों रिडक्शन फेज में 2 ATP यूज होते हैं और 2 NADPH। रिडक्शन फेज में 2 ATP यूज होते हैं और 2 NADPH यूज होते हैं। ये देखो साइकिल, साइकिल से समझो। यहाँ पर देखो रुबिस्को एंजाइम RUBP के साथ क्या कर रही है, कार्बन फिक्सेशन विच इज द फर्स्ट फेज। तो यहाँ पर अपना क्या बन रहा है 3PGA, फिर अपना क्या बन रहा है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और उसके बाद जब फेज 2 की अगर बात करें विच इज रिडक्शन फेज, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 6 NADPH और 6 ATP यूज हो रहे हैं, ठीक है। 6 ATP और 6 NADPH यूज हो रहे हैं क्या बनने के लिए, ग्लूकोज या फिर ट्रायोस फॉस्फेट बनने के लिए इतने यूज हो रहे हैं। अभी कंप्लीट साइकिल में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो ये साइकिल दिखा रखी है, यहाँ पर सिर्फ 3 CO2 के लिए दिखा रखी है, ठीक है, 3 CO2 के लिए दिखा रखी है। तो 6 डिवाइड बाय 3 कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक CO2 के लिए कितने ATP हुए, 2 ATP, और एक CO2 के लिए NADPH भी कितने हुए, 2 Na। हैंग हो गया है बच्चों ये, दिस इज नॉट वर्किंग, ओके। हैंग हो जाता है थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 3 CO2 के लिए बोल रहा है अपने को, एक CO2 के लिए बताना है कितना हो जाएगा, 2 ATP और 2 NADPH, ठीक है ना, बात समझ आई। तो अगर वो टोटल पूछ रहा होता 6 CO2 के लिए तो हम मल्टीप्लाई कर देते 6 से। तो देखो 18 ATP आ गए अपने पास और 12 NADPH। ये कंप्लीट साइकिल में है, नॉट इन रिडक्शन फेज, ये कंप्लीट साइकिल में है। तो 6 CO2 जब का फिक्सेशन होता है तो उसमें 18 ATP यूज होते हैं और 12 NADPH यूज होते हैं, बात समझ आई। तो करेक्ट आंसर रिडक्शन फेज के लिए क्या हो जाएगा, 2 ATP और 2 NADPH। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का कॉन्सेप्ट जो है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिस्कस करेंगे और अच्छे से, है ना। आज की क्लास में जितने भी तुमने क्वेश्चंस करे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स, बाकी पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।